हाय एवरीवन। तो आज हम पॉलिटी की घटना चक्र की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले हाई यील्डिंग टॉपिक्स करेंगे जो फ्रीक्वेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देन लेटर ऑन हम थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उन पे स्विच करेंगे। सो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द अटॉर्नी जनरल एंड द कैग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली चीज हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल का ऑफिस के बारे में दिया गया है। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री में। प्रेसिडेंट जो है वो एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो क्वालिफाइड होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। अगर आपसे एलिजिबिलिटी पूछी जाएगी अटॉर्नी जनरल की तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आर्टिकल 76 क्लॉज 1 में दिया गया है। Then it shall be the duty of the Attorney General to give advice to the Government of India. तो इनका काम क्या है? Government of India को advice देना। Then upon such legal matters and to perform such other duties of a legal character. तो legal matters पे advice देना और legal character की वो duties perform करना as may from time to time be referred or assigned to him by the president. जो duties इनको time to time president refer करेंगे, assign करेंगे, ये 76 क्लॉज 2 में दिया गया है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इनके पास राइट है ऑडियंस का कि किसी भी कोर्ट में टेरिटरी ऑफ इंडिया में जाके ऑडियंस का राइट प्ले कर सकते हैं। 76 क्लॉज 3 में ये चीज दी गई है। देखो क्लॉजेज आपको मतलब स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैच करने को दे देगा तो आपको पता होना चाहिए एक तरीके से। देन अटॉर्नी जनरल ऑफिस होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक एंड रिसीव करेंगे वो रेन्यूमरेशन जो कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा इन द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। ठीक है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन आता है कि टेन्योर क्या है? तो टेन्योर नहीं है अटॉर्नी जनरल का कोई, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। और रेन्यूमरेशन भी कोई ऐसा फिक्स नहीं है इनका, या कॉन्स्टिट्यूशन में रेन्यूमरेशन का कोई आर्टिकल नहीं है, ये भी प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस वाली चीज है ये आर्टिकल 76 क्लॉज 4 में दी गई है रेन्यूमरेशन वाली। He has the right to speak and take part in the proceedings of both the houses of the parliament or their joint sitting but without a right to vote. तो ये स्पीक भी कर सकते हैं, प्रेसिडिंग्स में पार्ट भी ले सकते हैं दोनों हाउसेज की जब पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग होती है, लेकिन यहाँ पे राइट टू वोट परफॉर्म नहीं कर सकते। ही इंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देगा कि क्या इनके पास वो सारे इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास होते हैं, तो ये ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 165 क्लॉज 1 गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट अ पर्सन जो कि क्वालिफाइड होंगे अपॉइंट होने के लिए एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट टू बी एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। देखो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अटॉर्नी जनरल को लाया गया, ठीक है, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के लिए एडवोकेट जनरल को लाया जाएगा। ठीक है, ये एडवाइस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को लीगल मैटर्स पे। ये फर्स्ट लीगल एडवाइजर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, ये ऑफिस होल्ड करेंगे प्लेजर ऑफ द गवर्नर तक। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑफिस होल्ड कर रहे थे या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे मौजूद थे वो, वैसे ही यहाँ पे एडवोकेट जनरल जो है वो गवर्नर के प्लेजर ऑफ जो है प्लेजर ऑफ गवर्नर पे रहेंगे। ठीक है, मतलब कोई फिक्स्ड इनका ड्यूरेशन नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट देखिए कैग के बारे में दिया है। आर्टिकल 148 क्लॉज 1 के हिसाब से हमारे पास एक कैग होना चाहिए जो कि अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा एंड शैल ओनली बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इन मैनर और ऑन द ग्राउंड्स एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इनको इनके ऑफिस से रिमूव करने का तरीका और जो ग्राउंड है वो दोनों जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तरीके से होता है। अगर आपको वहां पे लिखा जाएगा कि जो ग्राउंड है और मैनर है कैग की रिमूवल का वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह इक्विवेलेंट है, तो ये आंसर ठीक है। कैग जो होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं फर्दर ऑफिस के लिए आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, अगर इनका जब ऑफिस खत्म हो गया है तो उसके बाद ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर सकते हैं ना ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर सकते हैं आफ्टर ही हैज सीज्ड टू होल्ड हिज ऑफिस। ये आर्टिकल 148 क्लॉज 4 में दिया गया है। ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, इनका टेन्योर कितना है? 6 ईयर्स, या फिर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स इनका एलिजिबिलिटी है ऑफिस का। ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ रेजोल्यूशन। तो इनको रिमूव करने के लिए आपको एक रेजोल्यूशन चाहिए जो पास किया जाएगा टू दैट इफेक्ट बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी
आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। अब देखो इनको हटाने के लिए जो ग्राउंड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एमसीक्यूज में जब दिया जाएगा तो यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट इट। 6 साल का टाइम पीरियड आपको पता है, 65 साल की उम्र आपको पता है, जब रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट लेकर आएंगे, ठीक है, पास करने के लिए, ठीक है, दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा, किससे, स्पेशल मेजोरिटी से, या तो प्रूव मिसबिहेवियर हो गया होगा इनके खिलाफ या फिर इनकेपेसिटी होगी कोई, तब आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड ये कंट्रोल करते हैं एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ द लेवल्स। तो एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि ये गार्जियन है पब्लिक पर्स के, ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं दोनों लेवल्स पे, सेंट्रल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। इनको आई एंड ईयर कहा जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के। अगर आपको ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वहां पे लिखा जाएगा बहुत सारी बॉडीज के नाम लिख करके और बोला जाएगा आई एंड ईयर क्या है पैक के, तो आपका आंसर कैग होना चाहिए, ठीक है, ये चीज यहां से याद रख लीजिएगा। देन ही सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ द सेंटर टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये जो भी सेंटर की ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी अकाउंट से रिलेटेड वो प्रेसिडेंट को देंगे। हु शैल इन टर्न, ठीक है, प्रेसिडेंट इसको प्लेस करेंगे दोनों हाउसेस जो है पार्लियामेंट के उसके आगे, ये आर्टिकल 151 क्लॉज 1 में दिया गया है। ही सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट टू गवर्नर, ठीक है, जो स्टेट वाली रिपोर्ट्स हैं वो ये गवर्नर को देंगे, गवर्नर इस रिपोर्ट को स्टेट के लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें क्या याद रखनी है, जो सेंट्रल अकाउंट्स वाली ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो जा रही हैं प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखेंगे, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा के सामने। देन जो स्टेट की अकाउंट्स वाली रिपोर्ट है वो जाएगी गवर्नर के पास, गवर्नर उसको जो दोनों हाउसेज हैं, अगर दो हाउसेज हैं मतलब सिंगल हाउस है तो सिंगल हाउस में, दोनों हाउसेज तो दोनों हाउसेज में, ये उसको बोथ हाउसेज के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए आगे है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कैग शेल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट, ये इफेक्ट में आए थे 1971 में, ठीक है, ईयर याद रखना, क्या पता आपको पूछ ले। इसका अमेंडमेंट हुआ 1976 में फॉर द सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट, ठीक है, 76 में अमेंडमेंट करी गई, इसमें इन्होंने क्या करा कि अकाउंट्स को ऑडिट से अलग कर दिया। कैग अपनी 3 ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, ठीक है, कौन सी 3 रिपोर्ट देते हैं, ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स फर्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट सेकंड, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग थर्ड, ठीक है। तो कौन कौन सी रिपोर्ट है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, ये 3 रिपोर्ट्स ये सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, ओके। Then next is president lay these reports before both houses of the parliament, अभी ऊपर भी हमने ये चीज पढ़ी कि ये दोनों हाउसेस के सामने प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दिस पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो पैक होता है उसके बाद एग्जामिन करता है इन रिपोर्ट्स को एंड फाइंडिंग्स जो होती हैं उसकी वो पार्लियामेंट को बताता है, ठीक है, रिपोर्ट इट्स फाइंडिंग टू दी पार्लियामेंट। अब इसके क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करने हैं क्योंकि रेपिटेशन बहुत होती है इसमें। Who advises the government of India on legal matters? तो अभी आपने पढ़ा अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन लॉ कमीशन या नन ऑफ द अबव। आर्टिकल 76 के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इट शैल बी ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर। द अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन जो क्वालिफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड थे कि वो अटॉर्नी जनरल बन जाए। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज और हर ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो आपको पता है क्या आप पढ़ चुके हो, ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, इसके बावजूद भी ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा एक सेकेंड, आई टोल्ड यू द रॉन्ग थिंग, इट्स नॉट कैग, ठीक है, कैग का तो आपने अभी पढ़ा ना 6 years और 65 years था, एंड सुप्रीम कोर्ट के तरीके से, सुप्रीम कोर्ट के जज के तरीके से रिमूवल और जो ग्राउंड था रिमूवल का, इट इज अटॉर्नी जनरल, ठीक है, सो डी इज द आंसर। ओके लेट्स सी नेक्स्ट, हाउ इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, तो हमें पता है इसको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। पार्लियामेंट गलत है, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट गलत है,
चीफ जस्टिस गलत है, स्पीकर ऑफ लोकसभा गलत है। देखो ये ऑप्शन बहुत ना सीमिंगली करेक्ट लगेगा वहां पे आपको कि प्रेसिडेंट भाई क्या पार्लियामेंट के रिकमेंडेशंस पे कर रहे होंगे, बट नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कौन है, प्रेसिडेंट करते हैं, रिकमेंडेशन पार्लियामेंट की नहीं ली गई है। देन नेक्स्ट देखिए, who amongst the following is considered to be the first law officer of government of India? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? सीजेआई, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल? तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है हमारे? अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूछा, अगर ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट पूछता तो क्या होता? एडवोकेट जनरल। अच्छा नेक्स्ट देखिए, हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर? रिपीटेशन अगेन, अटॉर्नी जनरल। देखिए रिपीटेड वाले में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बताने में, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑप्शंस भी सेम है, आंसर्स भी सेम है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो है लीगल एडवाइजर है किसके? तो हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर होते हैं, पीएम नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, लोकसभा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगेन वी नो अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ नहीं है। देन इनका एक्सप्लेनेशन देखिए, अटॉर्नी जनरल चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज अटॉर्नी जनरल के पास राइट ऑफ ऑडियंस होता है सारे ही कोर्ट्स में इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सारे कोर्ट्स में जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन हु अमंग द फॉलोइंग हैव द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज? सो वी नो अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, एडवोकेट जनरल नहीं है, एडिशनल एडवोकेट जनरल नहीं है। देन नेक्स्ट देखिए, इसमें स्टेटमेंट्स कंसीडर करने हैं आपको अटॉर्नी जनरल के हिसाब से कि इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, सो ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। देन इनके पास सेम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए होती हैं, ये भी पता है हमें, ठीक है। बोल रहे ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने कि मेंबर होने चाहिए, ठीक है। थर्ड गलत है, थर्ड गलत करोगे ना तो ऑप्शन अपने आप आ जाएगा 1 and 2। देन नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 82 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में एंड अटॉर्नी जनरल के साथ में इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउसेस। एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनके पास राइट होगा स्पीक करने का इन एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस, एनी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज एंड एनी कमिटी जो भी पार्लियामेंट की है जिसमें वो मेंबर हो सकते हैं, बट शेल नॉट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल, मतलब इस आर्टिकल की वजह से वो वोट नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो वोट करें, ठीक है, मतलब वो उसमें बैठ सकते हैं, इसका पार्ट बन सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए क्वालिफाइड होंगे। ही कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट, दस स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट है, बाकी 3 and 4 रॉन्ग है। फिर हमें दोबारा अटॉर्नी जनरल के कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सो द स्टेटमेंट्स आर, a person shall appoint, the president shall appoint a person who is qualified to be appointed as a judge of supreme court, तो ये तो ठीक है। then attorney general shall receive such remuneration जो कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करे। अब देखो पार्लियामेंट नहीं है यहाँ पे, हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट इनका रेम्यूनरेशन डिटरमाइन करेंगे, तो ओनली 1 इज करेक्ट, ये 2020 का ही क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है इंडिया के, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पर्सन को जो कि क्वालिफाइड होते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए कि वो अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं, ये आर्टिकल 76 क्लॉज 1 में दिया है। द अटॉर्नी जनरल शेल होल्ड ऑफिस प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक, ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ऑफिस होल्ड करेंगे, एंड शेल रिसीव सच रिन्यूमरेशन जो कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे, आर्टिकल 76 क्लॉज 4। देन who can attend either house of the parliament without being a member, ठीक है, इसमें से कौन अटेंड कर सकता है किसी भी हाउस को बिना मेंबर बने? बोल रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये है अटॉर्नी जनरल। देन which officer of the government of India has the right to take part in the proceedings of Parliament of India even though he is not a member? इसमें से कौन से जो ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो प्रेसिडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जबकि वो मेंबर नहीं है, ठीक है। अगेन पीछे ही क्वेश्चन जो है रिपीट है, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, अटॉर्नी जनरल, कैग, इलेक्शन कमिश्नर या नन ऑफ द अबव या मोर देन, ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन अबव है आंसर, क्योंकि आपको पता है अटॉर्नी जनरल तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ना थोड़ा सा डाइस ही हो सकता है कि आप यहाँ पे सिर्फ अटॉर्नी जनरल टिक कर लेते तो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 1 ऑफ द अबव है आंसर। अब देखिए अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट्स में ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट एज अ नॉन मेंबर। देयर इज आल्सो वाइस प्रेसिडेंट द गिवन ऑप्शन एंड ही इज आल्सो नॉट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट भी आंसर है। हाउएवर अगर मोशन रिमूव करने का वाइस प्रेसिडेंट को फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन राज्यसभा से वो अगर हाउस के कंसिडरेशन में है, देन द वाइस प्रेसिडेंट
डज नॉट रिमेन द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, अगर इनका रिमूवल मोशन कंसिडरेशन में है ना तो ये राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रहते फिर उस टाइम पे। ड्यूरिंग दिस टाइम ये हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में ये स्पीक भी कर सकते हैं हाउस में। इफ इट इज अ मैटर ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्रेसिडेंस ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट देन अटॉर्नी जनरल विल बी देयर बिकॉज द वाइस प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट ओनली इन राज्यसभा। ठीक है, तो अगर सिर्फ हम बात कर रहे हैं इस चीज की कि भाई दोनों हाउसेज में कौन पार्टिसिपेट करता है तो अटॉर्नी जनरल होगा वहां पे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो सिर्फ राज्यसभा में होता है, लोकसभा में नहीं होता है। तो इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव है। देन आगे देखिए, who among the following has a right to speak and otherwise take part in the proceedings of either house of parliament and be to be a member of any parliamentary committee, लेकिन वो वोट के लिए entitled नहीं है। फिर इसमें ऑप्शन दिया है कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पे आपको पता है अटॉर्नी जनरल है कि बिना मेंबर हुए भी वो एंटाइटल्ड है वोट के लिए, मतलब एंटाइटल्ड टू वोट नहीं है लेकिन वो मेंबर हैं, ठीक है, और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है, who amongst the following can participate in the proceedings of both the houses of parliament। तो दोनों हाउसेज जो है पार्लियामेंट के उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? वाइस प्रेसिडेंट, देखो अभी आपने पढ़ा ये सिर्फ राज्यसभा में कर सकते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस इनका कोई लेना देना नहीं है रिप्रेजेंटेशन से। सॉलिसिटर जनरल ये सिर्फ अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए होते हैं, तो बचा गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट देखिए, as a non-member who can participate in the proceedings of either house of parliament, तो कौन है जो नॉन मेंबर की तरह भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, देन अटॉर्नी जनरल एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब देखो इसमें ना आंसर ए और सी दोनों दिया है, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, लेकिन आप पेपर में इसको सिर्फ अटॉर्नी जनरल मारना क्योंकि ये ना आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा है। बोथ हाउसेज नहीं लिखा इसने, आइदर हाउस नहीं मतलब सिर्फ एक हाउस नहीं लिखा इसने, आइदर हाउस लिखा है। तो ये राज्यसभा भी हो सकता है, ये लोकसभा भी हो सकता है। आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट तो सिर्फ राज्यसभा में करेगा, लोकसभा में नहीं करेगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ गलत मानेंगे क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन का ऑप्शन नहीं है, तो हम सी को करेक्ट मानेंगे। ठीक है, इन्होंने दो ऑप्शन दिया बट आपको तो एग्जाम में एक ही मिलेगा ओएमआर फिल करने के लिए, ठीक है, बबल करने के लिए एक ही बॉक्स होगा। अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट? अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो पता बिल्कुल ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा के अटॉर्नी जनरल। देन नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अटॉर्नी जनरल के हिसाब से कि ये प्रेसिडिंग्स ऑफ लोकसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये मेंबर हो सकते हैं कमेटी की लोकसभा की, देन ये स्पीक कर सकते हैं लोकसभा में, ये वोट कर सकते हैं। हमें पता है वोटिंग राइट तो नहीं है, ठीक है, ये कट कर दो। आपको पता है स्पीक भी कर सकते हैं, तो 1 और 3 तो ऑलमोस्ट ठीक है, 1 भी ठीक है। और 2 क्या था यहाँ पे? 2 वर्स के मेंबर बन सकते हैं कमेटी के, तो मेंबर भी बन सकते हैं कमेटी के, तो 1, 2 और 3 इज राइट, ठीक है। देन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज, यहाँ पे पूछा है कि सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? गवर्नमेंट का एडवोकेट, लीगल ऑफिसर, प्रेसिडेंट का लीगल एडवाइजर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो ये लीगल एडवाइजर होते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सबॉर्डिनेट होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। जो सॉलिसिटर जनरल है इंडिया के वो सेकंड लॉ ऑफिसर है कंट्री के, और ये असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को एंड इज हिमसेल्फ असिस्टेड बाय सेवरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये खुद क्या करेंगे? अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करेंगे, और इनको असिस्ट करने के लिए बहुत सारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स ऑफ इंडिया मतलब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, जो इनको असिस्ट करेंगे। देन अगेन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लीगल एडवाइजर, एडवाइजर टू द पीएम, लॉ ऑफिसर फॉर गिविंग एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये क्या है? लीगल एडवाइजर है। ये काफी क्लोज ऑप्शन है, थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। देन हु एडवाइजेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स? अब स्टेट गवर्नमेंट की बात हुई है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल तो नहीं है, सॉलिसिटर जनरल भी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी नहीं है, तो आंसर क्या? एडवोकेट जनरल। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट जनरल टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑन लीगल मैटर्स, आर्टिकल 165 क्लॉज 2 के तहत में, द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, गवर्नर क्या करेगा? ऐसे पर्सन को चुनेगा एडवोकेट जनरल बनाने के लिए जो कि हाई कोर्ट जो है उसके जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, आर्टिकल 165 क्लॉज 1 के तहत। द एडवोकेट जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 165 क्लॉज 3 के हिसाब से, और ये क्या है? फर्स्ट लीगल एडवाइजर है स्टेट गवर्नमेंट के। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीगल एडवाइजर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट? लीगल एडवाइजर कौन है स्टेट गवर्नमेंट का? तो आपको पता है ये क्या है? एडवोकेट जनरल है, अटॉर्नी जनरल नहीं है, सॉलिसिटर जनरल नहीं है, कैग नहीं है।
देन नेक्स्ट वी हैव द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो ऑफिशियल लीगल एडवाइजर है वो कौन है? चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल या बेंच ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो हमें पता है एडवोकेट जनरल है। देन कैग जो है वो कौन अपॉइंट करता है? तो हमें पता है प्रेसिडेंट कैग को अपॉइंट करते हैं, स्पीकर नहीं करते, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन नहीं करते, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करते। एक्सप्लेनेशन देखिए, आर्टिकल 148 क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ये कहते हैं कि यहाँ पे एक कैग होगा जो कि अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, एंड वो रिमूव किए जाएंगे फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो कैग है वो ऑडिट करेंगे सारे रसीट्स एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंड सबमिट करेंगे अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को। ही ऑल्सो ऑडिट्स ऑल रसीट्स एंड एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट के, और वो रिपोर्ट देते हैं वो गवर्नर को। देन कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैग को अपॉइंट करने के बारे में दिया है? तो 146, 147, 148, 149। तो आंसर है 148। देन एक्सप्लेनेशन पार्ट इसमें नहीं है, आगे देखिए। रिपोर्ट ऑफ कैग ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन आर सबमिटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू हु ऑफ द फॉलोइंग। तो किसको सबसे पहले दी जाती हैं? बोल रहे चेयरमैन ऑफ पैक, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट। हमने पढ़ा सबसे पहले प्रेसिडेंट को रिपोर्ट जाएगी, फिर प्रेसिडेंट इसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के आगे सबमिट करेंगे। देन ऑफिस ऑफ कैग ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय, बोल रहे हैं थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू अ कैबिनेट रेजोल्यूशन या नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है एक्ट तो बाद में आया था, पहले कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल जो था 148 उससे क्या हुआ था? कैग के ऑफिस के बारे में आया था। टेन्योर कितना है कैग का? हमें पता है 6 years एंड 65 years ऑफ एज। तो ये क्या है? 6 साल। 4 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 148 क्लॉज 3, द सैलरी एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द कैग ऑफ इंडिया शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। द कैग ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस 6 साल के टर्म के लिए या अंटिल अटेन करेगा 65 years ऑफ एज, जो भी पहले होगा एज पर लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि कैग ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन एक्ट 1971 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैग। ठीक है, कौन सी चीज ट्रू नहीं है? अब देखो नॉट ट्रू में पहले क्या करते हैं हम हमेशा? राइट वाली चीज को ढूंढने की कोशिश करो, रॉन्ग अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हमें पता है ये राइट है। ठीक है, राइट वाला टिक यहाँ लगाएंगे हमेशा। हिज सैलरी इज इक्वल टू दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हमें पता है कि सैलरी बराबर होती है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के? नहीं पता, आगे देखते हैं। चलो अभी नहीं पढ़ा हमने ऐसा कुछ, है ना। आगे देखिए, ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट। हाँ तो ये तो पढ़ा था, अभी सर्विस नहीं मिलेगी। ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकते हैं। हमने पढ़ा था रिमूवल का तरीका सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होता है। ठीक है, और मैनर और ग्राउंड भी सेम होता है। ठीक है, मैनर और ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट के जज वाला ही होगा। तो ये तो ठीक है, मतलब ये तो गलत है, तो गलत वाला यहाँ लगा दो, क्योंकि आपसे गलती तो मांगा है। तो मतलब यहाँ से जो पॉइंट याद रखना है वो क्या है, जो हमने अभी ऊपर नहीं पढ़ा, कि इसकी सैलरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए, इट्स अ ह्यूज वन। आर्टिकल 148 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज देयर शैल बी अ कैग, जो कि अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, एंड वो रिमूव किया जाएगा ऑफिस से इन द लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। शेड्यूल 2 पार्ट 12 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एंड सेक्शन 3 जो है कैग के एक्ट का 1971 का, वो ये कहता है कि सैलरी जो है कैग की वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है। आर्टिकल 148 क्लॉज 4 ये कहता है कि जो कैग है वो एलिजिबल नहीं है फॉर एनी ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, जब उनका ऑफिस खत्म हो चुका है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कैग ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन लाइक मैनर एज, कैग जो है आप उसको रिमूव कर सकते हो ऑफिस से एक लाइक मैनर में, एज स्पीकर ऑफ लोकसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो हमें पता है सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह हम हटा सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म बाय कैग ऑफ इंडिया, कौन कौन सी ड्यूटीज जो होती है ना कैग परफॉर्म नहीं करते हैं? To audit and report on all expenditure from the Consolidated Fund of India, to audit and report all expenditure from the contingency fund and public account, to audit and report on all trading and manufacture profit and loss accounts, to control the receipt and issue of public money and to ensure कि public revenue is lodged in the exchequer। अब देखो इसमें से कौन कौन से पॉइंट आपने नहीं पढ़े थे, उस पर ध्यान दो। आपको पता है कि हमने कंट्रोल करने के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, डी इज दी राइट आंसर, क्योंकि उसने पूछा कौन सी ड्यूटी नहीं है। ठीक है, हमें पता है ये 3 ड्यूटी है। ठीक है, ये तीनों ड्यूटीज परफॉर्म होती हैं। these three are performed, this is not performed। देन एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लीजिए।
The CAG is the head of the Indian Audit and Accounts Department (IEA and AD) and derives its constitutional standing as the auditor of the union and state government from Article 148 से 51। तो हमारा जो CAG है वो क्या है? हेड है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, और इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग ऑडिटर के फॉर्म में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के इनको आर्टिकल 148 से 151 में मिलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ड्यूटी, पावर एंड कंडीशन जो है सर्विस ऑफ कैग के, वो कैग का जो एक्ट है 1971 का उसमें दी गई है। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज जो है कैग की, उसमें किस किस चीज का ऑडिट दिया गया है। अब देखिए फर्स्ट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि इस पे जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप बहुत सिमिलर ऑप्शंस देख के बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाओगे। सो वर्ड पे बहुत ध्यान देना है। देखो, रसीट्स एंड एक्सपेंडिचर किसके? यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के। अकाउंटेड फॉर इन द रेस्पेक्टिव कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, किस कौन से फंड के हैं ये? कंसोलिडेटेड फंड के। ट्रांजैक्शन जो कि कॉन्टीजेंसी फंड से रिलेटेड है, क्रिएटेड फॉर यूज इन इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस, हमें पता है कॉन्टीजेंसी फंड इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में यूज करने के लिए होता है। एंड द पब्लिक अकाउंट्स जो कि मेनली लोन्स, डिपॉजिट एंड रेमिटांस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। देन नेक्स्ट देखिए, trading, manufacturing, profit and loss accounts and balance sheet and other subsidiary accounts kept in any government department, ठीक है, ये चीज तो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हो वो ही ऑडिट कर लेंगे। अकाउंट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में रखे गए हैं, गवर्नमेंट कंपनीज में एंड गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस में रखे गए हैं, हु स्टैट्यूट्स प्रोवाइड एन ऑडिट बाय द कैग, ठीक है, इनका जो ऑडिट है ना वो स्टैट्यूट में प्रोवाइड किया, मतलब एक्ट में प्रोवाइड किया गया है। अथॉरिटीज एंड बॉडीज जो सब्सटेंशियली फाइनेंस करी गई हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन से एंड स्टेट, ठीक है, जो भी CFI है एंड जो भी CFS है, मतलब यूनियन का फंड और स्टेट का जो फंड है ना कंसोलिडेटेड वाला, उसमें जो उसके द्वारा जो भी अथॉरिटीज और बॉडीज को फाइनेंस करा गया उन सबका भी ऑडिट यही करेगा। देन एनीबॉडी और अथॉरिटी इवन दो नॉट सब्सटैंशियली जो कि फाइनेंस हो कंसोलिडेटेड फंड से एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर, ठीक है, चाहे कंसोलिडेटेड फंड से उसको फाइनेंस करा नहीं करा हो, ठीक है, मतलब कोई फाइनेंसिंग उसकी फंड से नहीं हुई है, तभी भी प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर रेफर कर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बॉडी का ऑडिट करो, तो ये करना पड़ेगा। अकाउंट ऑफ बॉडीज एंड अथॉरिटीज रिसीविंग लोन्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है, तो जो भी कोई ऐसी अथॉरिटी है, ठीक है, या जो भी बॉडी है जिसने लोन लिया है, ग्रांट लिया है गवर्नमेंट से स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसका भी ऑडिट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है इसमें। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ कैग टू ऑडिट ऑल रेसीट्स विच आर पेएबल इनटू द CFI, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो भी रेसीट्स देनी है कि उन सबको ऑडिट करेगा। देन कैग शैल हैव अथॉरिटी टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ स्टोर और स्टॉक केप्ट इन एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन और स्टेट। अब आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो बी है कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या करेक्ट हैं। अब ये MPPSC 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। रीसेंट क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देना जो 2014-15 के बाद से आए हैं ना, स्पेशली 19-20 में, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न आपको दिखेगा चेंज होता हुआ, तो आप लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रेफर करो। इन इंडिया, अदर देन इंश्योरिंग दैट पब्लिक फंड्स आर यूज्ड एफिशिएंटली एंड फॉर द इंटेंडेड पर्पस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस ऑफ कैग, ठीक है, इन्होंने बोला कि देखो सिवाय ये इंश्योर करने के कि पब्लिक फंड्स को अच्छे से यूज किया जा रहा है, उस काम के लिए ही यूज किया जा रहा है जो काम हो रहा है, तो कैग का क्या जो है इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, फर्स्ट थिंग इज कैग एक्सरसाइज करता है एक्सचेकर का कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें बोला है कि कैग के पास ना एक एक्सचेकर का कंट्रोल होता है पार्लियामेंट के बिहाफ पे, जब भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा कि नेशनल या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो रखी है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कैग रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स या फिर प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, कि जो रिपोर्ट होती है या प्रोग्राम जो है उसका एग्जीक्यूशन वगैरह चेक करना है वो डिस्कस किया जाएगा पैक के द्वारा। Then information from CAG reports can be used by investigative agencies to press charges against those who have violated the law while managing public finances. तो यहाँ पे बोला गया कि कैग से जो भी रिपोर्ट आएंगे आप उनका इस्तेमाल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है कर सकती हैं ताकि वो प्रेस कर सके चार्जेस उनके खिलाफ में जिन्होंने लॉ को वायलेट किया है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाइल डीलिंग विद ऑडिट एंड अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज CAG has certain judicial powers for prosecuting those who violate the law. तो यहाँ पे बोला है इनके पास जुडिशियल पावर्स होंगी उनके खिलाफ में जिन्होंने लॉ वायलेट किया है। तो देखो ऐसे जुडिशियल पावर का कोई चीज नहीं है। तो फोर्थ तो पता है आपको इनहेरेंटली गलत है, ठीक है।
4 कट कर दो ऑप्शंस में से। देखो मैं आपको ना यहाँ पे एलिमिनेशन भी सिखा रही हूँ, क्योंकि आप ना सारा पेपर तो किसी को भी नहीं आता होगा। अगर मान के चलो, मैं स्टेट का भी एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो यूपीपीसीएस में भाई 150 क्वेश्चन करके आओगे, है ना। यूपीएससी दे रहे हो तो 100 क्वेश्चन करोगे, और कोई स्टेट करोगे तो मोस्टली सब में 100 क्वेश्चन ही रहते हैं। तो 50% के करीब क्वेश्चन, मतलब मैं मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर के रेंज बता रही हूँ आपको, कि यूपीएससी होगा तो आपको 35 से ज्यादा क्वेश्चन मुश्किल ही आते होंगे। स्टेट पीसीएस भी होगा तो 60 के करीब ही क्वेश्चन आते होंगे, उससे ज्यादा नहीं आते होंगे। तो बाकी सारा काम तो आपके इंट्यूशनल गेस वर्क और आपके एलिमिनेशन पे ही चलेगा। तो जो एलिमिनेशन मेथड में सिखा रही हूँ, प्लीज उसको अप्लाई करने की आदत डाल लो। 4th गया, ठीक है, 2 ऑप्शंस गए। यू आर स्टक बिटवीन ओनली 2 एंड ओनली 2 and 3, मतलब 2 तो ठीक है, ठीक है, 2 ऑप्शंस पे रिविजिट करो। कैग रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट, तो ये तो ठीक है, ठीक है, ये इन्होंने दे दिया। हमें 3 पे गेस वर्क करना है कि इन्फॉर्मेशन जो कैग से आएगी वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज यूज कर सकती है चार्जेस प्रेस करने के लिए उन लोगों के खिलाफ में जिन्होंने लॉ वायलेट किया है। अब देखो इसमें ना करेक्ट बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू आंसर 2 and 3 है, कि थर्ड वाला ठीक है, ठीक है, वो आप याद कर लो यहाँ से, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा नहीं उसके बारे में। बाकी लक्ष्मीकांत पढ़ोगे उसमें ये पॉइंट दिखेगा, तो उसको मार्क करके रखना, क्योंकि इस पे आंसर बनाया गया है, ठीक है। कैग जो है वो एक अथॉरिटी है जो कि स्टैब्लिश होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 148। वो ऑडिट करेगा सारे रेसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के। कैग जो है रिपोर्ट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स के बारे में बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पैक्ट, ठीक है। एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है चार्जेस प्रेस कर सकते हैं उस फैक्ट पे के रिपोर्ट जो है कैग ने दी थी। Then ultimate responsibility of taking due action on the comment of the CAG vests with, ठीक है, अगर कैग ने कुछ कहा तो उस चीज पे एक्शन लेने की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बोल रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट, या फिर पार्लियामेंट, या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट है आंसर, कि जो भी कैग ने बताया उसके ऊपर अल्टीमेट एक्शन पार्लियामेंट लेती है, क्योंकि देखो अल्टीमेट रिपोर्ट भी तो उनके पास पहुंचेगी। ये तो कैग जो है प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे दोनों हाउसेज में, उसके बाद क्या है पार्लियामेंट देखेगी क्या एक्शन लेना है। देन नेक्स्ट देखिए, द पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन ऑन कैग्स रिपोर्ट। The pack of parliament debates extensively on these reports. Article 151 clause 1 of the constitution is related to the audit report of CAG. तो जो 151 है वो audit report से related है। The report of CAG of India relating to the accounts of the union shall be submitted to the president who shall cause them to be laid before each house of the parliament. देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज वही बोली है कि 151 में दिया गया है कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं कैग की उसके बारे में, और जो रिपोर्ट है इनकी कैग से रिलेटेड वो सबमिट की जाएंगी प्रेसिडेंट को, और वो इसको कहाँ रखेंगे? हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। देन नेक्स्ट देखिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग अटेंड्स द मीटिंग्स ऑफ द पैक ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसमें से कौन जो होता है मीटिंग अटेंड करता है पैक ऑफ द पार्लियामेंट की? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आंसर है सी, के सी जो हमारे कैग है वो अटेंड करते हैं मीटिंग ऑफ द पैक ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो वैसे भी बहुत ही एब्सोल्यूट सा था, क्योंकि इससे रिलेटेड या सॉलिसिटर जनरल से रिलेटेड आपने पैक का तो कोई कनेक्शन नहीं पढ़ा, पैक का कनेक्शन पढ़ाई कैग के साथ में, तो ऑब्वियस आंसर आ जाएगा। देन कैग जो है इंडिया की अटेंड करते हैं मीटिंग पैक की ऑफ द पार्लियामेंट, और आर्टिकल 149 प्रिस्क्राइब करते हैं ड्यूटीज एंड पावर्स विच शैल बी परफॉर्म्ड एंड एक्सरसाइज्ड बाय हिम। नेक्स्ट देखिए, which article of the constitution prescribes the duty of the CAG and auditor general of India, ठीक है। तो 146, 147, 148 या 149, तो 149 में दी गई है ड्यूटीज एंड प्रिस्क्राइब करेगी ड्यूटीज जो है कैग की, ठीक है, क्योंकि अपॉइंटमेंट ही 148 में हुआ है तो उसके जस्ट बाद में ड्यूटी दी हुई है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। देखो एब्सोल्यूट आर्टिकल्स याद करना थोड़ा टफ है, तो मेक अ स्टोरी काइंड ऑफ थिंग फॉर दैट ना, मतलब पहले ये हुआ फिर वो हुआ, ऐसे लीनेज में याद कर लोगे थोड़ा आसान हो जाएगा याद करना। नेक्स्ट इज कैग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव्ड बाय, हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के तरीके से रिमूवल होता है, तो बोला गया कौन इनको रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे दिया प्रेसिडेंट, या फिर ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, या सुप्रीम कोर्ट, या ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो अब देखिए इसमें ना एस्टेरिक बनाया, मतलब कुछ गड़बड़ रही होगी आंसर में। पहले हम ये देखते हैं कि आंसर में लिखा क्या है। आर्टिकल 148 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं कि यहाँ पे कैग होगा जो कि अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील
और वो रिमूव किए जाएंगे फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर ऑन द ग्राउंड्स, जो कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। अकॉर्डिंग टू 124 जो आर्टिकल है उसका क्लॉज 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट के shall not be removed from his office except by an order of the president। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाना है ना, तो आप तब तक नहीं हटा सकते जब तक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं आ जाता, जो कि पास करा गया है आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का एक एड्रेस हुआ था, जिसको मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस ने सपोर्ट किया था, एंड by a majority of not less than two-third of the members of that house present and voting। ठीक है, तो दोनों हाउसेस में से पहले तो मेजोरिटी जो है उसने रेजोल्यूशन को सपोर्ट करा गया होगा, फिर उसको पास करने के लिए मतलब वोटिंग जो है उसमें 2/3 से ज्यादा मेंबर्स की हुई होगी जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है। ठीक है, देन ओके, एंड हैज बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट उस सेम सेशन में फॉर सच रिमूवल ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रूव मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी पे। The next thing is, so we can say that CAG can be removed by president after an address in both houses of the parliament। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन था, देखो प्रेसिडेंट अलग था और एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अलग था, सुप्रीम कोर्ट अलग था, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बाय सुप्रीम कोर्ट अलग था। तो देखो ये दोनों ऑप्शन मिला के एक तरीके से आंसर था, तो ये तो दिया नहीं इसलिए एस्टेरिक बना हुआ है। तो आप यहाँ से याद रख लो जिन्होंने लिखा है इसमें कि अगर ऑप्शन आएगा तो ठीक कब होगा कि CAG कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट आफ्टर एन एड्रेस इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। देन नेक्स्ट देखते हैं, CAG इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ, तो हम पढ़ते हैं CAG इज अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, डी है आंसर। सिलेक्ट कमेटी नहीं है, एस्टिमेट्स कमेटी नहीं है, PM नहीं है। देन लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। the representatives of ministries appear before the PAC when examining the accounts and audit reports relating to the ministries। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो representatives होते हैं मिनिस्ट्री के वो पैक के सामने अपीयर करते हैं जब वो अकाउंट्स देखते हैं, ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं मिनिस्ट्री से रिलेटेड उनके। कैग जो होता है फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड होता है पैक का, ये अटेंड करते हैं सिटिंग पैक की, असिस्ट करते हैं उसके डिलिब्रेशंस में। देन द पैक ऑफ इंडिया, so the PAC of Indian Parliament scrutinizes the report of CAG, Consolidated Fund of India, PAC या Contingency Fund। तो हमें पता है जो CAG की रिपोर्ट है उसको ये स्क्रूटनाइज करते हैं। देखो ये तो रिसेंट पूछा गया 2021 में। देन नेक्स्ट देखिए, अमेंडमेंट टू CAG ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 separates accounts from audit and relieves the CAG of his responsibility in matters of preparation of accounts। द अमेंडमेंट वो मेड इन द ईयर, तो आपने पढ़ा था कौन से ईयर में इसकी अमेंडमेंट्स हुई थी, 1976 में हुई थी। सो ऑप्शंस है 1980, 1987, देन यहाँ पे था 1972 और 1976। ठीक है, सो द आंसर इज 1976। Amendment to CAG duties, powers and condition of service 1971 separated accounts from audit and relieved the CAG of their responsibilities in matters of preparation of accounts। अमेंडमेंट जो है 1976 में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। देखो हमें पता है कि एडवोकेट जनरल सीधा सीधा जो गवर्नर है उसके कहने पे आता है, तो ये तो गलत है कि प्रेसिडेंट करेगा, गवर्नर के रिकमेंडेशन पे करेगा, दिस इज टोटली रॉन्ग। एज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट्स के पास जुरिसडिक्शन है, ओरिजिनल एपलेट और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है एट द स्टेट लेवल। आपको पता है हाई कोर्ट के पास ना एडवाइजरी जुरिसडिक्शन नहीं होता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, सो डी इज द आंसर, नाइदर वन नॉर टू। देन लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। इन इंडिया एडवोकेट जनरल एक लीगल एडवाइजर है स्टेट गवर्नमेंट के। The post is created by the Constitution of India and correspond करती है to that of Attorney General of India at the Union Government level। Advocate General जो है स्टेट के इन इंडिया अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, नॉट बाय द प्रेसिडेंट। दस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। आर्टिकल 177 एम्पावर करते हैं उनको स्पीक करने के लिए और टेक पार्ट करने के लिए प्रोसीडिंग्स में ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, बट इनके पास कोई राइट टू वोट इसमें नहीं होता है। As provided in Civil Procedure Code, High Court does not have original appellate और advisory jurisdiction at the state level। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना हाई कोर्ट के पास ना तो ओरिजिनल ना ही appellate ना ही advisory jurisdiction होती है स्टेट के लेवल पे। अंडर आर्टिकल 143 the advisory jurisdiction belongs to Supreme Court। देन नेक्स्ट देखते हैं, Who is the guardian of public purse? President, CAG, Parliament या Council of Minister? हमें पता है CAG होते हैं guardian of public purse। Let's see the explanation. Constitution of India Article 148 provides for an independent office CAG का।
कैग हेड है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, गार्जियन है पब्लिक एक्सपेंस के। देन कैग ऑफ इंडिया एक्ट एज गार्जियन ऑफ पब्लिक लिबर्टीज, देन गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट या गार्जियन ऑफ ऑल दीज। तो गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस कहते हैं हम कैग को। देन नेक्स्ट देखिए, कैग जो है एक्ट करते हैं एज कस्टोडियन एंड ट्रस्टीज ऑफ पब्लिक मनी एंड इज ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कैग कि वो सी करेंगे इवन दैट अ सिंगल पेनी जो है सीएफआई का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, और ऑफ एनी स्टेट शुड नॉट बी स्पेंट विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट असर्शन रीजन है। देखिए असर्शन और रीजन, असर्शन है ड्यूटी ऑफ कैग is not merely to ensure the legality of expenditure but also its propriety, ठीक है। then reason पढ़िए, he has to uphold the constitution and the laws of parliament in the field of financial administration। तो देखो assertion और reason करने का तरीका क्या होता है, पहले assertion पढ़ो, because लगाओ, then reason पढ़ो, justified है या नहीं है पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पढ़ के देखते हैं। duty of CAG and duty of CAG is not merely to ensure the legality of expenditure, ठीक है, सिर्फ legal चीज नहीं देख रहे हो expenditure से related, उसकी प्रॉपर्टी भी देख रहे हो। बिकॉज ही हैज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आंसर देखते हैं, आरएएस का क्वेश्चन है 2021 का, के दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है। सीधा आंसर, कैग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, इंडिपेंडेंट है ऑफ पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स। कैग रिस्पॉन्सिबल है ऑडिट ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, audit of central and state government public sector undertakings and other autonomous bodies and authorities जो कि financed है from government funds, audit of receipts of union or of states, audit of accounts, stores and stock, audit of companies and corporations, ठीक है। ये सब चीजों को audit करते हैं। broad objective ये है कि हमें इंश्योर करना है उसकी लीगैलिटी, रेगुलरिटी, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, मेनली थ्रू असेसमेंट एज टू वेदर जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है या नहीं, कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड प्रेजेंटेड है विद एडुकेट डिस्क्लोजर्स, फाइनेंशियल ऑडिट। देन नेक्स्ट है whether the provisions of the constitution, the applicable laws, rules and regulations made thereunder and various orders and instructions जो issue करे गए हैं competent authority के द्वारा are being complied with, या compliance audit इसको कह सकते हो, and extent to which an activity या program या organization operate करता है economically, efficiently and effectively, इसे performance audit कहते हैं। so option B is the correct answer। then next देखिए, which of the following option is not correct, ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है। public finance studies financial activities of the government, it consists of, तो यहाँ पे बोला एनालिसिस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इसमें से कौन सी चीज करेक्ट नहीं है, तो हम कमर्शियल बैंक का फंक्शनिंग इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। आपने पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा, पब्लिक रेवेन्यू, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या है। पब्लिक फाइनेंस स्टडी होता है रोल ऑफ गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, ये ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो असेस करता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को एंड एडजस्टमेंट ऑफ वन और द अदर टू अचीव द डिजायरेबल इफेक्ट्स एंड अवॉइड करता है अनडिजायरेबल वंस को। द पब्लिक फाइनेंस इज नॉट रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो जो पब्लिक फाइनेंस है वो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक से रिलेटेड नहीं है। देन नेक्स्ट देखिए, ये 2020 का क्वेश्चन है, उस टाइम कैग की अपॉइंटमेंट हुई थी तो उसके बारे में, तो बस आप यहाँ से ये की टेक अवे ले लो कि जो भी रीसेंट कैग बनेंगे उनका नाम याद रखना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अभी सबसे रीसेंट कैग कौन है, ठीक है। देन गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, जीसी मुर्मू, ये जो है इंडिया के कौन से कैग है, 12th, 13th, 14th या 15th, तो ही इज दी 14th कैग। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। कैग एपेक्स अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबल है एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट्स के लिए ऑफ द एक्सपेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करता है अथॉरिटी इस ऑफिस की। इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली इन द मैनर एंड ग्राउंड्स as a judge of the Supreme Court is removed. The expenses on the administration of this office, including all allowances, salaries and pensions, चार्ज किए जाएंगे ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। करंटली जीसी मुर्मू 14th कैग है इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।